अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, परभनी के नौजवानों से मुलाकात करके बड़ी खुशी हुई। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा लगा मुझे। नौजवानों की जमातें के जमातें मुलाकात के लिए आ रही थी। बहुत सौ के साथ में बहुत कीमती बातें भी हुई। बहुत से नौजवानों ने कुछ मशवरे भी लिए। बहुत सारों के जहन में बहुत सारे सवालात वग़ैरह थे। माशाअल्लाह फ़ेस टू फेस उनको इत्मीनान बख्श हमने जवाबात भी दिए, क्योंकि बहुत से जवाबात हम ऑनलाइन नहीं दे सकते हैं, जो हम ऑफ़लाइन ही आपको दे सकते हैं और अच्छे तरीक़े से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से नौजवान मुलाकात के लिए पहुँचे, लेकिन मेरी तबीयत नासाज होने की वजह से मैं बहुत से नौजवानों से नहीं मिल सका। इसलिए मैं माज़रत चाहता हूँ। इसलिए कि देखो, असल में जब मैं यहाँ से सफ़र मेरा शुरू हुआ, उसी दरमियान में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। रास्ते में उमूमन जो रास्ता है, जिस रास्ते से हम सफ़र करते हैं, लग्ज़री बस औरंगाबाद जाती है। औरंगाबाद से वो जो जालने वाला रास्ता है वो वन वे है। यानी मैं समझता हूँ पुणे से लेके तो वाटूर फाटे तक, उसके आगे मंठा, मंठे के आगे देगांव फाटे तक भी वो जो सिंगल रोड है, एक नंबर रास्ता है वो। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि मुझे नहीं मालूम था कि परभनी को जो बस जाती है नगर से, किसी और रास्ते से वो बस जाती है। अब अहमदनगर से वो कोई और रास्ते पे गाड़ी चली और वो सिंगल रास्ता, और वो रास्ते के ऊपर भी इतने बड़े बड़े गड्ढे। बस एकदम तेज़ी से चल रही है और अचानक ड्राइवर ब्रेक मार देता है और उसके बाद में फिर गड्ढे आते हैं तो बस ऐसी एक तरफ हो रही है, फिर दूसरी तरफ ऐसी पूरी बस हो रही है। हालत इतनी ख़राब हो गई मेरी, बस साइड में रोक के जितना भी मैंने रात में खाया हुआ था वो पूरी क्या पूरी क़य हो गई, उल्टियाँ हो गई, वॉमिटिंग हो गई। बस अल्लाह ही रहम करे। और फिर मैं कैबिन में ही बैठ गया। ड्राइवर बेचारा वो भी यानी बहुत ही अखलाक वाला इंसान था, जिसने जंगल में गाड़ी ख़ास मेरे लिए रोका और पानी की बोतल वगैरह लेकर आया। और उसके बाद में उसने कहा, नहीं आप कैबिन में ही बैठो, थोड़ा सा फ्रेश एयर लगेंगी तो तबीयत अच्छी रहेंगी आपकी। खैर, फिर मैंने कैबिन में बैठ के ही अपना सफ़र पूरा किया। लेकिन परभनी आने के बाद वो बशाशत रही नहीं मेरी तबीयत में। इसलिए बहुत से नौजवान जो मिलने भी आए होंगे, अगर मैंने आपको सही ढंग से, या फिर आपको ऐसा फ़ील हुआ है कि यार मुफ्ती साहब के मिजाज में ज़रा बशाशत नहीं लग रही है, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था। पूरी रात जो तबीयत मेरी ख़राब रही, नींद नहीं हो सकी, और ये सारे हालात की वजह से फिर इसलिए मैं एक्स्ट्रा एक दिन और रुका कि मैं बोला चलो कम से कम रात में आराम हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी तबीयत में बशाशत नहीं रही। फिर मैं वापसी में ट्रेन से यहाँ पे पहुँचा हूँ, और ट्रेन से मैं सफ़र करके पहुँचा, और अभी 2 दिन मेरा अच्छा आराम हो गया ना, आज ज़रा मेरे तबीयत में बशाशत है। यानी कल तक भी मैंने जो सबक चैनल पे अपलोड किए वो आधे नींद में ही थे मेरे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बशाशत है। तो मैं बोला भाई पहला काम ये करो कि परभनी के नौजवानों को एक पैगाम और एक मैसेज, जो नौजवान मेरे से मिलने के लिए आए, अक्सर नौजवानों को मैंने देखा हूँ तालीम से, कॉलेज से और ये सारी बातों से रिलेटेड उनके सवालात थे। एक मैसेज मैं ख़ास तौर पे देना चाहता हूँ। परभनी के भी नौजवान और दीगर शहरों के भी जो नौजवान मेरा मैसेज सुन रहे हैं, ध्यान से सुनो। मैंने देखा कि जो नौजवान मुलाकात के लिए आ रहे हैं, माशाअल्लाह वो पढ़ाई के अंदर पूरे ध्यान तवज्जो से, कोई जो है बीटेक फाइनल ईयर में है, कोई इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। बड़ी खुशी हुई। देखो, असल तो ये है ना कि परभनी शहर ख़ुद अपने इल्मी एतबार से एक मशहूर व मारूफ शहर है, और बाकी शहरों के मुकाबले में, जैसे परभनी के पड़ोस में जालना है और दीगर जो ज़िले हैं बुल्ढाना है, अकोला वगैरह है, उसके कंपैरिजन में परभनी में मुसलमानों के तालीम का जो परसेंटेज है वो और थोड़ा सा अच्छा है। परभनी के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं कि माशाल्लाह, जिन्होंने परभनी में रहकर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ के जो कोर्सेस है वो उन्होंने ऑनलाइन किए। ऐसे भी लोग हैं, ऐसों से भी मैं मिला हूँ। उसमें मैं ख़ास तौर पे आपको एक नाम बताना चाहता हूँ। ख्वाजा आरिफुद्दीन साहब मेरे बचपन के दोस्त है वो, और अभी जो मुलाकात हुई उसमें उन्होंने बताया कि माशाल्लाह जो हलाल और हराम है उस पर उनका जो रिसर्च है और जो उनकी तहकीक है, मुझे बड़ी खुशी हुई। माशाल्लाह जिस तरह से उन्होंने
हलाल, उनको पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर जो हलाल और हराम जो सर्टिफिकेट्स और जो सारी चीज़ें हैं और हलाल को जांचने का जिलेटिन वगैरह आजकल की जो नई नई चीज़ें हैं उसके अंदर जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या है और क्या क्या जो है उसको किस बेस के ऊपर वो हलाल हराम की तमीज़ की जाती है। मुझे बड़ी खुशी हुई और पता ये चला कि इंग्लैंड के अंदर कोई हलाल फाउंडेशन है जिसके कोई यूनिवर्सिटी है जिसके अंडर में इन्होंने जो है वो हलाल के सर्टिफिकेट के कोर्सेज भी वहाँ पे माशाल्लाह मुकम्मल किए हैं। तो देखो परभनी में ऐसे लोग मौजूद हैं। तो परभनी के जो हमारे नौजवान जो मेरे से मिलने आए, मैंने उनसे यही कहा था कि माशाल्लाह आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अब मैं सिर्फ 2 बातें आप लोगों से कहना चाहूँगा, सिर्फ 2 बातें। सबसे पहली बात, अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी तवज्जो अपने तालीम पे दो, तालीम पे, अपने एजुकेशन पे दो, अपने आप को डेवलप करने में दो। जो ये फालतू की पॉलिटिक्स और सियासत है, अपने एरिया से नगर सेवक के लिए कौन खड़े रहेगा, अपने आने वाले इलेक्शन में एमएलए के लिए कौन रहेगा, ये पॉलिटिक्स से अपने आप को बहुत दूर रखो। ये मेरा पहला मशवरा परभनी के नौजवानों से। और दूसरा मशवरा ये है कि ये जो होटलों वगैरह के अंदर बैठ के टाइम पास करना है, ये तुम्हारा काम नहीं है। हज़ारों किलोमीटर दूर रखो अपने आप को, ये ग्रैंड कॉर्नर से और ये अपना कॉर्नर से और ये फुलाने कॉर्नर से और फुलाने कॉर्नर से, 1000 किलोमीटर दूर। वो तुम्हारे जाने की जगह है ही नहीं। वो अपने आप को ये सब फालतू जगहों से दूर रखो और पूरा फोकस तालीम पे। उसी परभनी में मेरा सगा खलेरा भाई है माशाल्लाह, आज MBBS के 2nd ईयर में है। मेरी बहन है, मामू की लड़की, जिस दुकान में आके आप लोग मुझे मिले, जिन मामू के दुकान पे बैठ के मैंने आपसे मुलाकात किया, हमारे उन्हीं मामू की दुख्तर, फ्री सीट नीट के अंदर उसने माशाल्लाह बेहतरीन नंबरात लिए और उसको भी जो है MBBS की फ्री सीट मिली। मेरे ख़ानदान में, मेरे घर के आज तकरीबन 5 लोग हैं जो MBBS कर रहे हैं और सबका ताल्लुक़ उसी परभनी ज़िले से है। तो मुझे आप बताओ, ये जो नौजवान मेरे पास बीटेक और इंजीनियरिंग और बाकी चीज़ों के मशवरे के लिए आए, मैंने उनसे भी यही कहा, 2 बातें। पहली बात तो तालीम पे पूरा फोकस देना है और अपने आप को ये फालतू चीज़ों से दूर रखना है। ये गली की पॉलिटिक्स, महल्ले की पॉलिटिक्स, अपने मजलिसों में भी उसका तस्करा मत करो। एक बात याद रखो, कोई पार्टी का तस्करा नहीं आना चाहिए तुम्हारी ज़ुबान पे। तस्करा हो अपने प्रोग्रेस का, अपने एजुकेशन लेवल का, ये तुम्हारा काम है। और जो बच्चों के माँ बाप भी मेरी बात सुन रहे होंगे, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, ये मैं थोड़ा सा, मैं जो है ना खुल के बात करने वाला इंसान हूँ, इसलिए मेरी बातों को आप ये ना सोचें कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना, यानी बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे अल्फाज बहुत ही ज़्यादा यानी आम टाइप के होते हैं। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि मैं इसे झोपड़पट्टीपन कहता हूँ, जिन घरों के अंदर माँ बाप भी पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, माँ बाप भी भाई भाई में यानी चचा और बाप बच्चों के सामने बातचीत कर रहे हैं, ये पार्टी का ऐसा हो। अरे क्या ज़रूरत है रे तुमको घर में बच्चों के सामने पॉलिटिक्स की बातें करने का? ये लीडर का ऐसा, वो MP का वैसा, वो MLA का। अरे मत करो यार, ये सेंस नहीं है आज के ज़माने के पेरेंट्स और आज के ज़माने के माँ बाप को कि बच्चों के सामने क्या बात करना चाहिए। अब ये माँ बाप घरों के अंदर जब पॉलिटिक्स और सियासत की बातें करते हैं तो हमारे बच्चे भी यही समझते हैं कि यार असल ज़िंदगी तो पॉलिटिक्स ही है, सियासत ही है। फिर ऐसे बच्चे जो बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आला तालीम या हासिल कर रहे हैं, वैसे बच्चों को भी लगता है चलो पॉलिटिक्स पे ही पूरा ध्यान दो, ये करके क्या फ़ायदा। और ऐसे बच्चे मौजूद है आपको उसी शहर के गलियों के अंदर, महल्लों के अंदर ऐसे सैकड़ों मिल जाएंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ली हुई है, लेकिन सिर्फ ये फालतू के पॉलिटिक्स के चक्करों में जिंदगियाँ बर्बाद कर दी उन्होंने। हालांकि वही लोग अगर दूसरी चीज़ों में प्रोग्रेस करते थे और दूसरी चीज़ों पे ध्यान देते थे और तवज्जो देते थे, आज पता नहीं वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते थे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मेरा पहला मुद्दा यही, नौजवानों को पहला मैसेज, पूरा फोकस अपने तालीम पे दो, पूरा फोकस एजुकेशन, और ज़्यादा आप प्रोग्रेस। परभनी वो शहर है जहाँ पे आपके लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जहाँ से दुनिया भर के स्टूडेंट्स आके पढ़ रहे हैं, वो आपके शहर में है। और भी दूसरे बहुत सारे कॉलेजेस है, LLB वगैरह 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 सारी चीज़ों के लाइन से। आप सोचो उसी शहर के सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए ये सब हमारे रिश्तेदार जो बच्चे मैंने बताया हूँ, वो जब नीट का एग्ज़ाम पास करके MBBS के लिए नंबर ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते आप भी? मेहनत करो, मेहनत करना इसके लिए शर्त है। एक मैसेज तो मेरा ये हो गया, ये आपको अपने पास लिख के रखना है डायरी में कि नो पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स का ना कोई तस्करा, ना कोई बातचीत, ना कुछ नहीं, अपने को कुछ लेना नहीं है। अपना पूरा फोकस किस पे रहेगा? एजुकेशन के ऊपर। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़,
फ्यूचर के बारे में, आपका जो फ्यूचर है, फ्यूचर के बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो कुरान में अल्लाह ने फरमाया वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदुन, जिस रोज़ी का वादा अल्लाह ने लिया है वो आसमानों में है, ज़मीनों में नहीं है। रोज़ी का मालिक अल्लाह है और आज के ज़माने में अल्लाह ने रोज़ी को इतना आम कर दिया है, रोज़ी के रास्तों को इतना आसान कर दिया है, आप सोच भी नहीं सकते। ये जितने बच्चे डिग्रियां लेने वाले हैं, तुम्हारे डिग्रियां लेने से पहले ही जॉब तुम्हारे लिए मौजूद है, जॉब्स वर्क्स तुम्हारे लिए वो मौजूद है तुम्हारे लिए मार्केट के अंदर। अभी मैं आपको आज की कंडीशन बताता हूं। यूरोप के मुल्कों में, यूरोप के जितने भी ममालिक हैं, यूरोप के अंदर, गल्फ कंट्रीज़ के अंदर, ये कोरोना जब ख़त्म हुआ उसके बाद से एम्प्लॉयज़ का शॉर्टेज हो चुका है हर लाइन में, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे बीटेक की लाइन हो, चाहे कोई और लाइन हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे डीएड हो, बीएड हो। परभनी शहर के अंदर मुझे ऐसे बहुत सारे बीएड और डीएड भी मिले जिनको डिग्रियां लेके आज 5 साल 10 साल हो चुके हैं। कोई बगैर पैसों के किसी सोसाइटी में लाइफ बर्बाद कर रहा है, कोई बगैर पैसों के अंदर जो है किसी स्कूल में पढ़ा रहा है। आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आउट ऑफ इंडिया जॉब्स के लिए अप्लाई करो। हमारा जो वेबिनार हुआ था ना जॉब से रिलेटेड, उसमें भी हमने ये समझाए थे, ये ज़रूरी नहीं है कि हमको अपने मुल्क में ही जॉब मिले। अरे अपने आप को चेंज करो, सोच को बदलो अपने आप को। आप जाकर तो देखो बाहर मुल्कों के अंदर आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ आपके जो डीएड और बीएड की कचरे के भाव में कोई कीमत नहीं है, वहीं आप फॉरेन में अप्लाई करो। आज यानी टीचर नहीं मिल रहे हैं मुल्कों के अंदर, और आपके पास तो यार डिग्री है उसकी, आपने तो डिप्लोमा किया हुआ है, आपने तो बीएड किया हुआ है, तो फिर मोस्ट वेलकम है आपका इंग्लिश पढ़ाने के लिए। और बाहर मुल्कों की ख़ास बात मैं आपको बताऊं, वहाँ पे सिर्फ आपने वो एजुकेशन हासिल किया हुआ होना चाहिए, जॉब्स ऑलरेडी है आपके लिए। वो लोग आपको ट्रेनिंग देते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं 6 महीने 8 महीने 3 महीने, वो ट्रेनिंग देते हैं आपको क्या पढ़ाना है, आपको क्या सिखाना है, आपको कैसा पढ़ाना है, कैसा सिखाना है। जॉब्स ही जॉब्स है बाहर मुल्कों के अंदर। तो हमारे वो सारे नौजवान जो डिग्रियां लेकर बैठे हैं, आप लोग अपने मुल्क के चक्कर में पड़ो मत के यहाँ जॉब मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या वहाँ मिलेंगी या वहाँ मिलेंगी। आपके लिए आज का ज़माना ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। आप दुबई इतने जल्दी पहुंच जाते हैं, समझो किसी को दुबई जाना है जॉब के लिए या किसी भी गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, 2-2.5 घंटे में वो वहां पहुंच जाता है। जबकि बस से मैं देखता हूं बहुत सारे लोग जो एयरपोर्ट पे रिश्तेदारों को छोड़ने आते हैं, वो अपने गाँव को उतने अभी वापस नहीं पहुँचते हैं। उससे पहले तो वो कोई दुबई पहुँच गया, कोई कतर पहुँच गया, जिसको जहाँ जॉब था वो वहाँ पर पहुँच गया। ये ज़माना ग्लोबलाइजेशन का है। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, मैंने कहा था मैं सिर्फ 2 ही बातें बोलूँगा। पहली बात जो मैंने बोल दिया, नो पॉलिटिक्स, नो फालतूगिरी, नो चर्चा, नो बैठक, नो ग्रेड कॉर्नर, नो अपना कॉर्नर, पूरा फोकस ओनली ऑन एजुकेशन। और दूसरी बात, जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, naukri.com है, इंडीड है, मॉन्स्टर है और टाइम्स जॉब्स है, बहुत सारी वेबसाइट्स है। कोई अगर आपने उस पर पूरा अपना फ्लिप करने के बाद कोई कॉल करे और ये कहे कि इतने पैसे भरो, वरना हमको कंसल्टेंसी नहीं चाहिए। अगर कंसल्टेंसी भी है तो चलेगा, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में मुफ्त में है तो ठीक है, आपका मोस्ट वेलकम है। और अगर नहीं है, हम पैसे नहीं भरेंगे। ये भी चीज़ मेरी याद रखो, क्योंकि क्या होता है, आप naukri.com, मॉन्स्टर पे या फिर इंडीड पे या timesjobs.com है, शाइन वगैरह वगैरह, इन सब पे अगर आप प्रोफाइल बनाते हैं तो बहुत सारे कंसल्टेंसी वाले आपको कॉल करते हैं और वो बोलते हैं भाई हमारे पास 1500 भरो, 2000 भरो, 2500 भरो। हालांकि वो उनके पास ऑलरेडी जॉब्स होती है और उनको वो फ्री में देने के लिए होती है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं कि कैंडिडेट से ही हम कुछ निकालें। तो 1 रुपया भी मत दो ऐसों को, लेकिन आपको बगैर पैसों के। और फिर अगर ओरिजिनल कंपनी ही होगी, जो कंपनियों के जो HR जो फाइंड आउट करते रहते हैं, वो डायरेक्टली आपको कॉल करेंगे। तो इसके लिए नाउम्मीद नहीं होने का और अपने आप को रेडी और तैयार रखने का। हर एक का पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए। और पासपोर्ट भी जब बनाओगे तो उसके अंदर अपना एजुकेशन डिटेल्स ज़रूर डालो, इसलिए कि पासपोर्ट में भी एक ECR होता है कि एक ENACR होता है। तो अपने को जो पासपोर्ट बनाना है ECR वाला नहीं बनाना है। जिनका एजुकेशन डिटेल्स नहीं होता है उनका ECR बनता है। अपने को ENCR बनाना है, यानी इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड वाला बनाना है। वो कब बनेगा? अगर 10वीं से ज़्यादा आपकी तालीम है और आप वो एजुकेशन डिटेल्स साथ में जोड़ते हैं। ये याद रखो। ये 2-3 बातें मुझे बेसिक आप लोगों को बताना थी, तो इसलिए फिर आखिरी में एक मरतबा यही कहूँगा। और
आप लोग बोलेंगे यार मौलाना आपने तो सब दुनियादारी की बातें की है, दीनदारी की तो कोई बातें ही नहीं की है कि नमाज़ पढ़ो और रोज़ा रखो और अल्लाह ताला से रो और गिड़गिड़ाओ। वो सब चीज़ें तो फ़र्ज़ है आपके ऊपर, वो हमारे बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो करना ही करना है आपको। जो लाइन से आपको कोई नहीं बताने वाला है वो मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि तुम लोग सब मेरे से मिलने के लिए आए, मगर मेरी तबीयत में बशाशत नहीं, जैसा मैंने बताया, और मैं खुद निढाल था वहाँ पे, मुझे खुद होश नहीं था कि मैं कहाँ बैठे हुआ हूँ, कहाँ उठ रहा हूँ, कहाँ चाय पी रहा हूँ, क्योंकि वो जो हालत मेरी ख़राब हो गई पूरी बस के अंदर। और फिर आज मुझे 2 दिन का आराम करने के बाद ज़रा बशाशत महसूस हुई, इसलिए मैंने आप तमाम लोगों नौजवानों को ये मैसेज दिया हूँ। और जो मेरे से मिलने के लिए आए बेचारे और मैं नहीं मिल सका, तो उनसे मैं माज़रत चाहता हूँ। उम्मीद है मेरा ये मैसेज आप लोगों तक भी पहुँच जाएगा। ठीक है, चलिए मेरी सेहत के लिए भी दुआ कीजिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।